हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिस्मेनोरिया, और डिस्मेनोरिया में हमने पढ़ा था पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, और हिंदी में हम लोगों ने इसे कहा था कि दर्द युक्त मासिक धर्म। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान या मेंस्ट्रुअल पीरियड के 2-3 दिन पहले जो फीमेल को दर्द होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्मेनोरिया। और ये दर्द काफ़ी भयानक दर्द होता है, सीवियर पेन होता है ये। अगर नॉर्मली थोड़ा बहुत दर्द होता है तो वो डिस्मेनोरिया के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये काफ़ी सीवियर पेन होता है, इसीलिए डिस्मेनोरिया की कैटेगरी में रखा जाता है। और डिस्मेनोरिया को हमने कहा था कि इट इज़ ए सिम्टम नॉट ए डिजीज़, एक टाइप के सिम्टम है, कोई डिजीज़ नहीं है। और फिर हमने कहा था डिस्मेनोरिया में कि डिस्मेनोरिया इट इज़ एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मेलिटी है। फिर हमने कहा था कि डिस्मेनोरिया को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कहते हैं, मतलब डिस्मेनोरिया का दूसरा नाम है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। जब किसी फीमेल को पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं तो उसके 2-3 दिन पहले या पीरियड स्टार्ट होने के दौरान जो फीमेल के बॉडी में जो पेन होता है, जो क्रैम्प्स आते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्मेनोरिया, और इसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कहते हैं। क्रैम्प्स को हिंदी में कहते हैं ऐंठन। जो क्रैम्प्स वर्ड आया है इसको हिंदी में कहते हैं ऐंठन, मतलब जो लोअर एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है वो एकदम ऐंठ जाता है, ऐंठन हो जाती है, उसमें क्रैम्प्स आते हैं उसमें। तो क्रैम्प्स की डेफिनीशन की अगर बात करें तो क्रैम्प्स को कहते हैं अ पेनफुल इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो यहाँ पर यूट्रस की मसल्स की बात कर रहे हैं। तो यूट्रस में जो इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम है, उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे क्रैम्प्स आते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, वहाँ पर हाइपोक्सिया हो जाता है, और उस हाइपोक्सिया की वजह से क्रैम्प्स आते हैं। तो वही उसी को मेडिकली टर्म में बोलते हैं डिस्मेनोरिया। तो ये हमने पढ़ा था डिस्मेनोरिया में, डिस्मेनोरिया के पार्ट 1 में जो मैंने वीडियो बनाया है। अब इसका नेक्स्ट आगे इसको प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया। सबसे पहला टाइप्स है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा टाइप है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो आज हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में ही बात करेंगे। तो इस वीडियो में ओनली और ओनली सिर्फ प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया की डेफिनीशन के बारे में कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया किसे कहते हैं। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जब किसी फीमेल को मेंसेस स्टार्ट होने वाले होते हैं तो मेंसेस स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले या मेंसेस स्टार्ट होने के दौरान जो दर्द होता है, और वो दर्द बिना किसी बीमारी की वजह से हो, मतलब उसको पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी बीमारी ना हो और ना ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई एबनॉर्मेलिटी हो, तब उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया को हम कह सकते हैं सिंपल डेफिनेशन में कि एब्सेंस ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड टू पेल्विक ऑर्गन एंड रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तब उसको कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया को हम सिंपल वे में ऐसे कह सकते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया कैन बी डिफाइंड एज क्रैम्पिंग पेन इन लोअर एब्डोमेन अकरिंग जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी pelvic pathology like uterine fibroid, एडनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस एंड अदर्स, तब उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया को स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। अब आइए बात करते हैं इंसिडेंस की। तो इंसिडेंस में 15 से 20% मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल को ये होता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की, ऐसा किस वजह से होता है। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया की एग्जैक्ट ईटियोलॉजी हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ फैक्टर देखे गए हैं और उनसे ये पता चलता है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया इन वजह से होता है। तो इन दिस द एग्जैक्ट ईटियोलॉजी नॉट नोन बट फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल सच एज साइकोसोमेटिक फैक्टर। साइकोसोमेटिक हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, जैसे इन एडोलेसेंस मतलब प्यूबर्टी में 18 से 20 साल की उम्र में ड्यू टू टेंशन, टेंशन की वजह से ज़्यादा होता है डिस्मेनोरिया। अगर आप टेंशन ले रहे हैं, नर्वस हैं आप, अगर एंजाइटी में आप जी रहे हैं, तो ये डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। तो टेंशन वाले व्यक्ति को, एंजाइटी वाले व्यक्ति को डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का भी रोल है।
प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ने की वजह से भी डिसमेनोरिया होता है। इन ओवुलेटरी साइकिल अंडर द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो ओवुलेटरी साइकिल होती है जिसमें ओवल्यूशन होता है, तो जब प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है जब उसका एक्शन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम एंड आल्सो रिलीज ड्यूरिंग शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। जब एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, जब मेंसेस आते हैं, तो उसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन भी सिक्रीट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होता है, और उस प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज होने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, अकड़न आता है, ऐठन आता है, तो उसी को हम कहते हैं डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। आगे लिखा हुआ है प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजेज मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिजल्टिंग इनटू मायोमेट्रियल इस्चीमिया, वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाती है कुछ समय के लिए, एंड प्रोड्यूस डिसमेनोरिया, और इसकी वजह से डिसमेनोरिया होता है। तो ये पूरा था रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन डिसमेनोरिया। नेक्स्ट है रोल ऑफ वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का भी रोल होता है डिसमेनोरिया में। वैसोप्रेसिन इंक्रीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, वैसोप्रेसिन जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, एंड आल्सो इंक्रीज मायोमेट्रियल एक्टिविटी, और मायोमेट्रियल की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है, एंड डिसरिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिदमिक में नहीं होता है, रिदम में नहीं होता है, रिजल्टिंग इनटू इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया कॉजेस पेन, इस्चीमिया होगा इसकी वजह से और हाइपोक्सिया होगा, और उसका रिजल्ट होगा पेन। नेक्स्ट है एबनॉर्मल एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ यूट्रस। एनाटॉमिकल और फंक्शनली दोनों, यूट्रस में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से भी डिसमेनोरिया होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है यूनिक्वल डेवलपमेंट ऑफ म्यूलेरियन डक्ट। फिर नेक्स्ट है यूट्राइन हाइपोप्लेजिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर, जो हमें हेडिंग लिखना है। तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहला है पेन स्टार्ट फ्यू आवर बिफोर और ऑनसेट ऑफ मेंसेस। पेन स्टार्ट होता है कुछ घंटे पहले, या जब मेंसेस आते हैं तो उस दौरान पेन स्टार्ट होता है, एंड प्रेजेंट लास्ट फॉर 48 आवर, और ये 48 आवर तक रहता है ये पेन। शार्प पेन होता है, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के, स्पाजम ऐठन होता है, अकड़न होता है, यूजुअली इन लोअर एब्डोमिनल एरिया पे। कहाँ होता है? लोअर एब्डोमिनल एरिया पे पेन होता है, और ये पेन रेडिएशन भी इसमें होता है, ये रेडिएट करता है, यानी पीछे की तरफ पेन होगा, लेग में भी पेन हो सकता है, और लोअर बैक में भी पेन होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। तो क्लिनिकल फीचर में पहला क्लिनिकल फीचर पेन होगा। पेन कैसे स्टार्ट होगा? पेन स्टार्ट होगा कुछ घंटे पहले या मेंसेस के दौरान, और ये 48 घंटे तक पेन रहेगा, बना रहेगा 48 घंटे तक। शार्प पेन होगा, इंटरमिटेड स्पाज़म आएंगे, और इसके साथ साथ लोअर एब्डोमिनल एरिया पे पेन होगा, और ये पेन रेडिएट करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी पेन जाएगा ये। जैसे बैक साइड में जाएगा ये पेन, बैक ऑफ द लेग पे जाएगा, और लोअर बैक पे भी जाएगा। फिर नेक्स्ट है सिस्टेमिक सिम्टम्स। इसमें नाजिया होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, फटीक होगा और फीवर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन की। तो इसमें यूएसजी कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी। नो पेल्विक एबनॉर्मेलिटी आर सीन, कोई पेल्विक एबनॉर्मेलिटी इसमें नहीं मिलेगी, ना तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड कोई बीमारी मिलेगी, जैसा कि डेफिनेशन में मैंने बता दिया है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ, जो जनरल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करिए, आयरन, विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ये सब आप खाइए, एंड एक्सप्लेन द पेन एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेंसेस। पेन को एक्सप्लेन करिए फीमेल को, और जो फिजियोलॉजी है मेंसेस की उसको भी एक्सप्लेन करके बताइए। अपनी क्लिनिक पे अगर पेशेंट आती है तो उसको ये चीज़ें एक्सप्लेन करिए। यूजुअल एक्टिविटीज़ शुड बी कंटिन्यूड, जो दिनचर्या है उसकी, जो एक्टिविटीज़ है उसको ये आप कहिए कि ये वो कंटिन्यू रखे, बंद ना करे, मतलब डल पड़ी ना रहे, एकदम थोड़ा चले फिरे। ड्यूरिंग मेंसेस बॉवेल शुड बी केप्ट एम्प्टी, मेंसेस के दौरान जो इंटेस्टाइन है उसको खाली रखे, मतलब खाना थोड़ा कम खाए। फिर ड्रग्स के बारे में बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स देंगे, मतलब जो प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन के सिंथेसिस को जो रोके, उसके केमिकल के सिंथेसिस को जो रोके, ऐसे ड्रग्स देंगे। फिर ओरल कंट्रासेप्टिक पिल्स भी दे सकते हैं। सर्जिकल की बात करें तो डायलेटेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल, जो सर्वाइकल कैनाल है उसको डायलेट कर देंगे, और सैक्रल न्यूरेक्टॉमी भी करेंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।